माली चैलेंजेस हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है, एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। हमें जिंदा रहना है, मगर जिस तरह जिंदा कौमें रहती हैं, भीख या कशकोल आगे करके नहीं। 75 साल ये मामला चलता रहा, कहीं तो आप उसकी लकीर लगाएंगे, कहीं तो आप उसको रोकेंगे। जाते जाते अपने आप को तो बचा गए, पाकिस्तान को ये मुश्किलात में झोंक गए। तो बात ये कि जब आपने एक मुआहिदा कर लिया है, आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम रिलीफ देना चाहें भी तो अभी वो हम नहीं दे पा रहे। उसकी वजह ये है कि IMF ये कहता है कि एक तो मुआहिदे की शराइत बहुत कड़ी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आपने मुआहिदे की खिलाफ की, धोखा किया, तो अब वो ये कहते हैं कि पहले आप ये कीमतें बढ़ाएं, पहले आप ये मुश्किल कदम उठाएं, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो जब हम IMF आपके साथ नहीं आता तो बाकी डोनर्स या बाकी जो लोग हैं वो भी उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और इससे पहले आप मरीम नवाज़ साहिबा और वज़ीर आज़म की जो बात है आप सुन रहे थे, जहां पे वो बता रहे थे कि कैसे IMF की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी सख्त हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी। तो नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पाकिस्तान की मईशत की खौफनाक आज तस्वीर खींचते हुए लिखा है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर सकता है। श्रीलंका में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की सख्त कमी हो गई थी जब उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था, मगर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान तो श्रीलंका से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ जौहरी हथियार हैं, यहाँ फ़ौज की सियासी मामलात में मुदाखलत की तारीख़ है। इसके अलावा इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी ने अब फिर यहाँ पर सर उठाया है। इस सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और मल्टीलैटरल इदारों को पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना होगा। वो लिखते हैं पाकिस्तान की माशी इदाद-ओ-शुमार खौफनाक हैं। ये भी लिखते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर अब $3.7 बिलियन सिर्फ रह चुके हैं, यानी सिर्फ 3 हफ्तों की दरामदाद के पैसे हैं हमारे पास। पाकिस्तान का अवामी कर्जा $270 बिलियन है, जो हमारी GDP का तकरीबन 80% बनता है। ऊपर से सैलाब से आने वाली तबाही ने $30 बिलियन का नुकसान किया है, करोड़ों लोगों को मुतासिर किया है। और बैनुल-अक़वामी बरादरी ने $9 बिलियन के सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक ये पैसे पाकिस्तान नहीं पहुंचे और ये भी नहीं पता कि कब पहुंचेंगे। यूक्रेन की जंग ने फूड और एनर्जी की कीमतें बढ़ा दी थी, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। और इस वक्त पाकिस्तान में एक IMF मिशन जो है वो मौजूद है, जिसने $7 बिलियन पैकेज के हवाले से पेशरफ्त करनी है, जिसका ऐलान 2019 में हो गया था। अब हाल ही में रुपया अपनी कम तरीन सतह पर है, चूँकि IMF की शराइत पूरे करते हुए रुपये पर एक्सचेंज कंट्रोल की पाबंदी इसहाक डार साहब ने ख़त्म कर दी है। अगर $1 बिलियन की रकम जारी भी हो जाए तो इससे पाकिस्तान का मसला हल नहीं होता, लिखते हैं फाइनेंशियल टाइम्स। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए सिर्फ IMF नहीं बल्कि चीन की मदद की भी ज़रूरत होगी। पाकिस्तान चीन से $30 बिलियन का कर्जा ले चुका है और इसके अलावा $1.1 बिलियन पाकिस्तान ने चीनी पावर कंपनीज़ के देने हैं। पर चीन इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है कि वो उभरती हुई मईशतों को कर्ज़ों के जाल में जकड़ता है। इस वक्त हमारे साथ हैं शहबाज राना, जो सहाफ़ी हैं और माशी अमूर पर नज़र रखते हैं। हमें जॉइन करें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, तज्ज़ियाकार हैं और मुल्क के सियासी और माशी हालात पर लिखते भी हैं, नज़र भी रखते हैं। शहबाज, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, आपकी स्टोरी भी मैंने पढ़ी। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने ये लिखा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके ऊपर मज़ीद जो है 18% जो है जनरल सेल टैक्स बढ़ाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो 18% जनरल सेल्स टैक्स की बात हो रही है, ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड है। वो तमाम अशिया जिनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है, उसके ऊपर IMF की तरफ से मुतालबा आया है कि आप इसको फौरी तौर पर 17% जो उसका स्टैंडर्ड रेट है उससे बढ़ाकर 18% कर दें। तो ये काफ़ी इन्फ्लेशनरी मैयर होता है और माजी में भी जब ये रेट आहिस्ता आहिस्ता 17% पे पहुंचा, ये कभी 12% होता था, तो कभी ना कभी हम IMF के प्रोग्राम में ही होते थे, तो हम इस रेट को ऊपर लेके जाते रहते थे। इस मैयर का मकसद ये है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे
ड्यूरेबल जो टैक्स के नए इक़दामात हैं वो उसका कोई प्लान पेश करने में कामयाब नहीं, जिससे IMF इस बात पे कन्विंस हो जाए कि हुकूमत डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, जो इनकम के ऊपर आपके लगते हैं और वो सेकेंडरी सोर्स के ज़रिए नहीं आते, वो डायरेक्ट इनकम के ऊपर हिट करते हैं, वो इतने काबिल एतमाद मैयर हैं, वो किसी कोर्ट में ना चैलेंज हो जाए जहाँ से इनको रेवेन्यू लेने में प्रॉब्लम हो जाए, जैसा कि ये हुआ है सुपर टैक्स के केस में। सुपर टैक्स जो हुकूमत ने जून में लगाया था वो इन्होंने लगा दिया रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द पास्ट। अब जो कंपनियां हैं या इंडिविजुअल्स हैं, अगर उन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट है वो क्लोज कर दिया माली साल 2021-22 की, तो उसके ऊपर अब कैसे माजी के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं? वो सिंध हाई कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो गया, उसको लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज सामना है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको पार्शियल रिलीफ तो दिया जी कि ठीक है आधी अदायगी उनसे ले लें और हफ्ते में हम फैसला कर देंगे, बट ये शो करता है आपकी पुअर टैक्स पॉलिसी और पुअर टैक्स प्लानिंग को। तो इस तरह के इकदाम की वजह से अब जो IMF है वो उन चीज़ों की तरफ जा रहा है जिससे महंगाई में तो बिल्कुल इजाफा होगा और अच्छा खासा होगा, लेकिन IMF को ये श्योरिटी होगी कि अगर ये रेट 17 से 18 है तो इसे डेफिनेटली इससे जो एनुअल कलेक्शन है और जो फौरी हमारी एक जो टैक्स गैप आ रहा है उसके जो एनुअल हदफ के अगेंस्ट, तो उससे वो पूरा हो जाएगा। तो ये उसका बैकग्राउंड है। अच्छा शहबाज साहब, ये भी बताइए कि ये क्या सराहियाँ ही हैं, मगर ये भी IMF ने शर्त रखी है कि आप जो है ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेके आएँ, और अगर आपने कीमतें और ये सारी चीज़ें बढ़ानी हैं जिस तरह की बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम, तो उसके ऊपर आप ऑपोजिशन का साइन ऑफ कराएं कि अगर हुकूमत तब्दील होती है तो फिर वो उसको रोल बैक नहीं करेंगे। देखिए इस तरह की कोई शर्त होती नहीं है। ये मैंने ही खबर पिछले ट्यूसडे को फाइल की थी इनकी ओपनिंग मीटिंग के बाद जो वेडनेसडे को छपी, तो उसमें मैंने ये लिखा था कि IMF ने ये कंसर्न शो किया कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो होना चाहिए, और नहीं होगा तो जो डिफ़िकल्ट स्टेप्स हैं जब आप लेंगे तो उसकी फिर ब्रॉडर ओनरशिप नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम तो है। जितना भी आपकी आइनी मुद्दत पार्लियामेंट की बाकी हो, नेशनल असम्बली की, हुकूमत को तो खुद नहीं पता ये एक हफ्ते बाद होंगे या नहीं होंगे। इस वजह से ये बात कंसेंसस की, तो ये उस तरीके से शर्त नहीं, ये कंसर्न था उनका। लेकिन फिर उसको एक रंग दिया गया कि इस पर इमरान खान साहब साइन करेंगे, दस्तखत करेंगे तो फिर ही प्रोग्राम होगा। ऐसा नहीं होता। जो पाकिस्तान और IMF के जो ताल्लुकात हैं मुआशी, वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत होते हैं। एक ओवरऑल जो कंट्री एग्रीमेंट और लैंडर एग्रीमेंट भी होता है, उसमें अपोजिशन के दस्तखत की रूल कंडीशन। यहाँ माजी में ये ज़रूर हुआ है कि जब 2010 वाला IMF का प्रोग्राम नाकाम हुआ था, उस वक्त उनका एक पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग एक मिशन आया था, उसने रिपोर्ट दी, उसने कहा था सदर पाकिस्तान दस्तखत करें। 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर भी हुकूमत नहीं मानी थी कि नहीं, इसके ऊपर जो दस्तखत होते हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के होते हैं और वज़ीर ख़जाना के होते हैं, उसके अलावा कोई और साइन नहीं होता। ठीक है, अच्छा कि आपने ये बात जो है क्लियर कर दी, चूँकि ये काफ़ी जो बात है ये सोशल मीडिया पे भी चल रही थी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपकी जानिब ये जो बात की जाती है, और फाइनेंशियल टाइम्स की जो आज रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी ये काफ़ी नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है सिर्फ IMF के पास जाए। चीन के बारे में क्या करेंगे? चीन को आप $30 बिलियन का आप कर्ज़ा उनसे ले चुके हैं, उसके अलावा $1.1 बिलियन का जो है पावर कंपनीज़ का आपने चीनी का पावर कंपनीज़ का देना है, तो उधर आप क्या करेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि हमें चीन से भी साथ साथ बात करनी होगी इस हवाले से? देखिए, वो जो आज स्टोरी जिसका आपने जिक्र किया, वो कहते हैं कि उन्होंने ब्रिंक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुल्क की मईशत जो है वो एक, आप समझिए, धाने पे खड़ी। बिल्कुल। और स्टार्क चॉइसेस का उन्होंने जिक्र किया कि जो अलमिया है, डिलेमा कह लें, कि बड़ी मुश्किल चॉइसेस हैं। आपने IMF का हिस्सा बनना है तो उसके नतीजे में भी बहुत तकलीफ है, और अगर नहीं बनना तो फिर तो आप डिफॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों चॉइसेस जो हैं वो अवाम के लिए, हुकूमत के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल होंगी। अच्छा, अब देखिए, IMF जो है वो सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, वो एक सियासी इदारा भी है, उसके सियासी मालिकान भी हैं, और उसके बोर्ड में कोई 8 लाख और 32,000 वोट जो हैं, वो तो सिर्फ अमेरिका का जो वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठता है वो एक ही मुल्क के इतने सारे वोट हैं। जी। एक सियासी जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो मामला कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि चीन सोच रहा है कि अमेरिका जो है वो IMF के थ्रू पाकिस्तान को बेल आउट कर लेगा, और अमेरिका का शक ये है कि अगर पाकिस्तान को IMF के थ्रू बेल आउट किया जाता है तो उसमें से कुछ रकूम जो हैं वो चाइनीज लोन्स जो हैं उनको वापसी के लिए चली जाएंगी। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है हमारी मईशत के ऊपर। इस वक्त ना चाइना तैयार हो रहा है, अमेरिका की तरफ से हमें कोई तो वेवर्स फॉरेन नहीं मिल पॉलिसी रहे हैं। फेलियर आप देखते हैं? जी,
अच्छा, ये दिलचस्प बात आपने की है शहबाज राना साहब। जो आईएमएफ का यहाँ पे वफ्द आया हुआ है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ट्रांशे होगा ये पिछले साल सितंबर के अंदर आ जाएगा, मगर नहीं हुआ। फिर जो कंडीशंस थी, इसाक डार साहब ने कहा जी मैं नहीं लगाऊंगा, जो सख्त कंडीशंस थी। अब तो उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कहा है कि जी 18% हम कर देंगे, महंगा कर देंगे, बिजली को भी महंगा कर दिया गया है। तो अभी जो एक क्लैश है वो कहाँ आ रहा है? क्यों नहीं जो आईएमएफ की जो मुज़ाकरात है वो कंक्लूड हो पा रहे? देखिए, एक तो ये कि आईएमएफ का जो मिशन है वो पाकिस्तान में 10 दिन के लिए है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात में कुछ ताख़ीर हो गई है। इसका जो शेड्यूल टाइम है वो 31 जनवरी से 9 फरवरी तक का है। राइट। हाँ, ये जो है कि जो तकनीकी मुज़ाकरात जुमे को खत्म होना था वो जुमे को खत्म नहीं हुए, वो आज जुमेरात तक चले हैं। अब इनमें प्रॉब्लम इनको कहाँ से आ रहा है? जो मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो आपका बिजली का शोबा है। जो एक तो मसला आपका हल हो गया था उस साइड से, जब आपने एक्सचेंज रेट को छोड़ दिया खुला, तो उसके बाद 40 रुपये वैल्यूएशन हो चुकी है आज तक। तो दूसरा पावर सेक्टर के ऊपर इन्होंने एक तो पहले जो प्लान बनाया वो इतना वर्केबल नहीं था। हुकूमत ने आईएमएफ को ये यकीन दिलाया था कि ये जो माली साल चल रहा है जो 30 जून को खत्म होगा, इसमें जो गर्दिशी कर्जा है पावर सेक्टर का उसमें 1 रुपया भी इजाफा नहीं होगा, बल्कि हम उसमें कुछ कमी करेंगे। बजाय इसके कि ये अपना जो कमिटमेंट इन्होंने आईएमएफ को दी थी उसको पूरा करते, इन्होंने प्लान पेश किया पिछले बुध को आईएमएफ के सामने कि जी नहीं, वो जीरो तो नहीं होगा फ्लो में, बल्कि 952 अरब रुपए का उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा। और 952 अरब रुपए का इजाफा होगा, उसमें से कुछ तो हम तिमाही बुनियादों पर बिजली की कीमतों में इजाफा कर देंगे और बाकी को 675 अरब की हमें सब्सिडी चाहिए होगी। अच्छा, ये जो चीज है जिसके ऊपर आईएमएफ को काफी वो एक नागवारी का उसने इजहार किया कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो आगे काम भी नहीं करते, तो इसके ऊपर बैक एंड फोर्थ मीटिंग हुई है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस हक में नहीं थे कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। उनका अपनी जगह पर जाना संस्थान है, पहले हमने बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया, बाकी जो भी कीमतें बढ़ाई, नए टैक्सेस भी लगाए, तो हमारी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी वो इतनी ज्यादा खराब होगी। अब 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो पीएम वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब भी प्रोग्राम ये होगा, आज कर ले, 9 फरवरी को कर ले, 9 मार्च को कर ले, बिजली की कीमतों में इजाफे किए बगैर ये नहीं होगा। अच्छा, ये तो बहुत बुरी खबर है जो आप हमें सुना रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। इसके अलावा हुकूमत के पास कोई चॉइस है? चूँकि माजी में भी हमने देखा है, चाहे खान साहब की भी हुकूमत थी, उनको भी फिर बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी, फिर उन्होंने फिर से गिराई और फिर इलेक्शंस के अंदर चले गए। तो ऐसा लगता है कि हमें ये बिटर पिल जो है, जो भी हुकूमत आएगी उसको स्वॉलो करनी ही पड़ेगी, और जो ये स्वॉलो करेगी वो इलेक्शन हार जाती है। देखिए, हमारे पास 2 मुल्कों की एग्जाम्पल हमारे सामने है, एक बांग्लादेश की और एक श्रीलंका की। देखिए, श्रीलंका के पास खजाने में कोई 2 अरब डॉलर पड़े थे जब वो डिफॉल्ट में चला गया, और उसके बाद दोबारा से फिर वो आईएमएफ के पास गया। तो एक तो चॉइस ये है कि आईएमएफ के पास तो जाना ही है, चाहे वो डिफॉल्ट से पहले जाएं या डिफॉल्ट के बाद में जाएं। तो ये बांग्लादेश ने अकल ये की थी कि उनके जब ज़खायर कोई 44 अरब डॉलर के थे और वो जैसे ही गिर के कोई 33 अरब पे आए हैं तो वो भागे भागे आईएमएफ के पास चले गए और उन्होंने 2 दिन एक मुआहदा भी साइन कर लिया। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। हम लेट होते चले जा रहे हैं और अगले 3 से 4 दिन मुनीज़े, मैं समझता हूँ कि बड़े इम्पोर्टेंट होंगे पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के हवाले से। फ़ारूक सलीम साहब, जस्ट जाते जाते, डू यू थिंक कि हम वाकई में टेक्निकली डिफ़ॉल्ट तो कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं हम कर चुके हैं, मगर ऑफिशियली क्या हम डिफ़ॉल्ट करने लगे हैं? मुझे मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक बड़ा टेक्निकल सा इशू है, और उसका मतलब ये है कि आपने अगर किसी बैरूनी कर्जाजात की अदायगी की तारीख पे उसकी अदायगी ना हो तो फिर आप डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं। जो हमारा एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा था दिसंबर 2022 में, उसकी पूरी पेमेंट हो गई है। जो नेक्स्ट बॉन्ड मैच्योरिटी के लिए आएगा वो अप्रैल 2024 में आएगा, तो उससे पहले उसका डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि जो चांसेस हैं, अगर तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं बचेगा। अगर नहीं बचे फिर उसकी चांसेस बड़े हाई।
ठीक है, आपने बड़े वाज़ेह तौर पे इसका जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपने हमें जॉइन किया। शहबाज राना साहब, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि जो इस वक्त IMF के साथ पाकिस्तान की बातचीत हो रही है वो क्यों तातुल, एक तरीके से आपने कहा कि वो डिले का शिकार तो नहीं है, मगर जो चैलेंजेस हैं, जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो आपने बता दिए। नाज़रीन, एक और ख़बर के ऊपर हम नज़र दोहराएंगे। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की मीडिया ने तो उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, मगर बैनुल अक़वामी मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दी है, और वो है बैन, जो पाबंदी जो लगा दी गई है विकिपीडिया के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ता है। ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मईशत को एक और धचका। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मकबूल ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि PTI के मुताबिक विकिपीडिया ने 48 घंटों की दी गई मोहलत के बावजूद तौहीन आमेज़ मवाद नहीं हटाया। विकिपीडिया को पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स। विकिपीडिया चलाने वाले फलाही इदारे विकीमीडिया फाउंडेशन ने एक बयान में कहा है कि विकिपीडिया पर कौन सा मवाद शामिल होता है या इस मवाद को कैसे बरकरार रखा जाता है, इसके बारे में फ़ैसला वो नहीं करते। इनका मज़ीद कहना था कि इल्म तक रसाई एक इंसानी हक है। पाकिस्तान में विकिपीडिया का ब्लॉक होना दुनिया के 5वीं सबसे जो ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है उसको इल्म के ज़ख़ीरे तक रसाई से रोकता है। ये पाबंदी अगर जारी रहे तो लोग पाकिस्तान की तारीख़ और कल्चर के बारे में नहीं जान सकेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत विकीमीडिया फाउंडेशन के साथ इंसानी हक के तौर पर इल्म के सफ़र में शामिल होगी और विकीमीडिया और विकिपीडिया प्रोजेक्ट्स तक रसाई को फौरी तौर पर बहाल करेगी, ताकि पाकिस्तानी अवाम दुनिया के साथ इल्म हासिल करते रहे और बांटते रहे। ये पहली बार नहीं है नाजरीन कि PTA ने विकिपीडिया के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ मवाद पर नोटिस लिया हो। दिसंबर 2020 में भी गूगल और विकिपीडिया को तौहीन आमेज़ मवाद के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किए गए थे। पाकिस्तान में YouTube पर 2012 से लेकर 2016 तक बाकायदा पाबंदी लगी थी, और वक्तन फ़वक्तन टिकटॉक पर भी नाजेबा मवाद की वजह से पाबंदी लग चुकी है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं MQM के सैयद अमीनुल हक साहब, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और थोड़ी सी हम बात भी करेंगे उसामा खिलजी साहब से, जो डिजिटल राइट्स पर काम करते हैं और बोलो भी की जो एक तंजीम है उसके डायरेक्टर हैं। मबारिस सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं और स्टार्टअप बिज़नेस के हवाले से मावनत फराहम करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अमीनुल हक साहब, आपकी जानिब। ये बताइए कि क्या हमें जो इन्फॉर्मेशन अब मिल रही है वो ये मिल रही है कि आप लोगों ने विकिपीडिया के बैन का नोटिस लिया है और उस हवाले से आपने एक हुक्म भी जारी किया है, वज़ीर आज़म की तरफ से हुक्म जारी हुआ है, ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल मुनीज़ा, आपके इल्म में बात यह है कि आज से पिछले साल भी आपके प्रोग्राम में बैठा था, और उससे पिछले साल भी जब टिकटॉक पे पाबंदी लगाई गई थी, PUBG की पाबंदी लगाई थी, तो उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ IT की पॉलिसी रखी थी। मिनिस्ट्री ऑफ IT की पॉलिसी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के खिलाफ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। यस, 2021 में जब पिछले खान साहब की गवर्नमेंट थी और टिकटॉक पे पाबंदी लगाई, तब उस वक्त भी कैबिनेट में हमने इसकी मुखालफत की थी। PUBG पे पाबंदी लगाई गई तो उस वक्त भी कैबिनेट में मुखालफत की, और नहीं सिर्फ कैबिनेट में मुखालफत की बल्कि तमाम चैनल पर बैठकर इसकी मुखालफत की है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाबंदी मसाइल का हल नहीं है। और 2012, 13 और 14 में जो मैं समझता हूँ यूट्यूब पे पाबंदी थी, उसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और जो डिजिटल मीडिया ये भुगत रही है। तो हमने उस वक्त की मुखालफत की, और आज जब विकिपीडिया पे आज से 3 दिन पहले पाबंदी लगाई, लेकिन हमने अपनी रवायत को बरकरार रखा। PTA के साथ हमने इन्वॉल्व किया उनको, और साथ साथ हमने वफाकी हुकूमत के साथ भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की। अगर आज आप 2 बजे, मेरा ख्याल है कि लाइव TV पे, मैं हैदराबाद में प्रोग्राम में मौजूद था, वहाँ पर भी क्या रिक्वेस्ट की, वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की थी कि पाबंदी मसाइल का हल नहीं है, विकिपीडिया पे पाबंदी ख़त्म की जाए। आई एम ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे विकिपीडिया से पाबंदी उठा ली है। उठाने के बाद उन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई है जो मेरे सरबराही में, ये लेकिन मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम के सरबराही में इन तमाम चीज़ों को देखेगी। मेरे साथ जो कमेटी बनाई गई, इसमें मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस साहब होंगे,
इसके अंदर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होंगी, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स होंगे, और गालिबन एक और 5 अपनी कमेटी बनाई गई है। हम इन मामलात को देखेंगे कि किसी तरीके से कि पीटीए ने जो पाबंदी लगाई है ये क्यों लगाई है, और आइंदा फ्यूचर के लिए हमें क्या अमल अख्तियार करना चाहिए। तो ट्रस्ट मी, आपके बड़े चैनल के तवज्जो से पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि पाबंदी मसाइल का हल नहीं होनी चाहिए, बल्कि डायलॉग डिस्कशन और मसाइल का हल उसी वक्त निकलता है जब आप इन्वॉल्व करेंगे, एक साथ बैठेंगे। अच्छी बात ये थी, मैं समझता हूँ कि जब हम पिछले साल जब टिकटॉक पे पाबंदी लगी तो हमने टिकटॉक को इन्वॉल्व किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुनीज़ा यू विल बी ग्लैड टू हियर कि टिकटॉक पीटीए के साथ, मिनिस्टर ऑफ आईटी के साथ एक डायलॉग और डिस्कशन में इन्वॉल्व है, और ऑलमोस्ट एवरी मंथ 1 मिलियन के लगभग, आई रिपीट 1 मिलियन के लगभग जो मुख्तलिफ वीडियो वो डिलीट करती रहती है। पबजी को भी इन्वॉल्व किया, पबजी से भी बातचीत हुई, और पबजी भी माशाल्लाह जो कुछ उन्होंने फिल्टर लगाया है कि 14 ईयर और 16 ईयर के अगर बच्चे हैं तो आप उसके बाद यस करेंगे तो फिर आप उस ऐप के ऊपर दाखिल हो सकते हैं। तो आप बातचीत के जरिए मसाइल को हल कर सकते हैं। जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी सोशल मीडिया रूल्स क्या हुआ? हाँ बोलें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बातचीत के जरिए ही मसले हल हो सकते हैं, और अगर एक्सपर्ट से भी पूछा जाए कि क्या मसले हैं और कहाँ मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं, वो भी हल हो सकते हैं। आपका हम फ़ायदा उठाते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। तो उसामा खिलजी साहब से भी बात करते हैं जो डिजिटल राइट्स पे बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। उसामा साहब, आपने मिनिस्टर साहब की बात सुनी, बड़ी अच्छी उन्होंने खबर दी। उन्होंने कहा कि जी हम पाबंदी हटाने जा रहे हैं और हम एक कमेटी भी हम तश्कील दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि फिर पीटीए जो है वो वक्तन फ़वक्तन क्यों पाबंदी लगाई चला जाता है और इससे क्या नुकसान होता है? जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मिनिस्टर साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने दोबारा जो है इस तरह का बैन उठवा दिया। लेकिन इसमें मसला यही है कि कानून जब पीटीए को ये इख्तियार दे रहा है कि वो प्लेटफॉर्म को बंद करें, और जब सोशल मीडिया रूल्स इस तरह के बनाए गए हैं पिछली हुकूमत ने, तो फिर उसमें ये ऑप्शन उनके पास क्यों दिया गया है कि पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जाए? ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इसमें मसला यही है, जो पीका का कानून है वो एक काला कानून है। उसमें जो है सेंसरशिप के बहुत ज़्यादा ताकत जो है दी गई है पीटीए को, और फिर जब रूल्स बनाए गए उनमें भी ये ताकत दी गई है और भी कि प्लेटफॉर्म बंद किया जाए। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने पिछले साल मई में जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को बोला था कि आप इसको, और मेरे ख्याल से मिनिस्टर साहब भी उस कमेटी का हिस्सा है, कि इन रूल्स को आप रिव्यू करें। वो रिव्यू आजकल हो रहा है, तो हमारी उम्मीद यही है कि उसमें सेंसरशिप को जो है स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाए, उसमें जो है जो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन है, जो तहफ़्फ़ुज़ात है शहरियों को, उसको जो है मजबूत बनाए। लेकिन जो इस किस्म की सेंसरशिप और ये ऑप्शन दी गई है पीटीए को कानून में, इस कानून को आप फिर तब्दील करें। जी, तो मिनिस्टर साहब, आपने उसामा साहब की भी बात सुनी, मुबारक साहब से भी बात कर लेते हैं। चूँकि आपका जो आईटी का सेक्टर है वो रिमिटेंसेस लेके आता है, डॉलर्स लेके आता है, तो इसके अंदर से इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस जो होता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, वो कैसे शेकअप होता है? मुबारक, आप बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने सही टाइम पे ये बैन जितना जल्दी हटा सकते थे हटाया। देखें, जब पाकिस्तान की इंटरनेट स्पेस में आपके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जब वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, बैन होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह उसामा ने भी मेंशन किया, एक आर्बिट्ररी मेजर्स लेके बगैर उसकी डिटेल में जाए बगैर, या बिल्कुल ही बगैर दूसरी पार्टी को रिस्पॉन्ड करने के और इनफ टाइम देने के, तो जब आप उनको बंद करते जाएंगे तो पाकिस्तान की डिजिटल बिजनेसेस में फेथ कम होता जाएगा। आपके जब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सेफ नहीं होगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे उन टाइप के बिजनेसेस में कम इन्वेस्ट करेंगे, या वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी रिस्क रहेगा पाकिस्तानी बिजनेसेस में जो डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करते हैं, कि ये कभी भी बैन हुए जा सकते हैं। उसके अलावा फ्रॉम अ रेमिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू, देखें जो रेमिटेंस लाते हैं वो फ्रीलांसर्स लेके आते हैं। फ्रीलांसर्स के लिए एजुकेटिव मटेरियल और एजुकेशनल मटेरियल को एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। तो इसी वजह से अगर हम इन्हीं चीज़ों के सोर्सेज को बैन करते जाएंगे तो हम बहुत लिमिट कर रहे हैं अपनी आवाम की एबिलिटी को कि वो स्किल अप कर सकें और जाके और पाकिस्तान में रेमिटेंस ला सकें। अच्छा, अमीनुल हक साहब, आपने दोनों की बात सुन ली। जो उसामा खिलजी साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया रूल्स जो हैं
اس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ تھی ادھر کہا گیا تھا کہ آپ اس کو ریوائز کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا جلدی جلدی بین کرنا ہے، مگر ان لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو جو ہے وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے. تو اب جو سوشل میڈیا رولز ہیں ان کو آپ ریویو کرنے کے پروسیس میں ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں اس کو آپ ریویو؟ منیزہ، میں مبارک صاحب کے بھی اور اسامہ کی دونوں کی باتوں کو انڈورس کرتا ہوں. اور پچھلے سال جب ہم نے سوشل میڈیا کا رول پاس کیا تھا اور اس کے بعد کیبنٹ سے اپروول ہوئی تھی، اور جب نوٹیفائی کرنے کے بعد انفارچونیٹلی اس کے اوپر کہیں نہ کہیں خامیاں نظر آئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفر بیک کیا تو پھر اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے منسٹر فار لا اینڈ جسٹس کے سربراہی میں کمیٹی بنا، جس کا میں بھی ایک ممبر ہوں. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کئی میٹنگیں اس کی ہو چکی ہیں. اور ہماری کیا خواہش ہے کہ جو جمہوری طریقہ کار ہے کہ لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل تینوں اسٹیک ہولڈر کو انوالو کیا جائے. ہم نے ایک سب کمیٹی بھی بنائی ہے. وہ سب کمیٹی باقاعدگی کے ساتھ اپنے اجلاس منعقد کر رہی ہے. میری معلومات کے مطابق پچھلے ہفتہ فیس بک یعنی میٹا کے ساتھ بھی ان کی ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اس ہفتے آج میرا خیال ہے گوگل کے ساتھ ان کو بیٹھنا ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ ان تمام جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی بات سنی جائے اور اس کے بعد چیزوں کو فائنلائز کریں. فائنلائز کرنے سے پہلے میں کیا کروں گا کہ منسٹر آف آئی ٹی کے ویب سائٹ پہ بھی اسے ڈالوں گا تاکہ تمام لوگ اس کی ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، اور اگر کہیں سے سجیشن آتی ہے اس سجیشن کو بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں. قطع کلامی معاف منسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی اتھارٹی پی ٹی اے کو دی کس نے کہ آپ باقاعدہ پوری ویب سائٹ ہی بین کر دیں بجائے کہ آپ ایک پیج کریں. تو اتنی اتھارٹی واقعی میں کیسے ہے پی ٹی اے کے پاس، اور آپ کیسے اس کو ڈیل کریں گے؟ دیکھیں، اس میں بہت زیادہ آرگیومنٹ میں نہیں پڑتا. یقیناً ان معاملات کو بھی میرا خیال ہے کہ اس پہ توجہ دلائی جا رہی ہے، تو ہم بالکل اس کو بھی ریویو کریں گے، اس کو بھی دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے کہ اس کے فیز 1، فیز 2، فیز 3 پہ عمل کرایا جائے. پہلے ان کو انوالو کیا جائے، ڈائلاگ کیا جائے، وارننگ دیا جائے، اور پھر آخری حل جسے کہتے ہیں کہ بین جو ہوتا ہے پابندی، وہ بالکل آخری حصہ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ میری کیا خواہش رہی ہے کہ پچھلے دور میں ہمیشہ اس کے ایڈوکیٹ بھی کرتا ہوں کہ جب یہ بڑے جو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کی کمپنیاں ہیں، جس طرح میں نے کہا پب جی ہے، گوگل ہے، فیس بک ہے، when they are making tons and tons of money from Pakistan، تو ہونا کیا چاہیے؟ اگر پاکستان سے آپ کروڑوں روپے کما رہے ہیں تو آپ کے سمپل سی بات ہے کہ آفس بھی پاکستان میں قائم کرنا چاہیے. ہم نے کیا رکھا تھا؟ ہم نے پچھلے دور بھی رکھا تھا اور ابھی بھی میں رکھوں گا کہ وہ تمام جو سوشل میڈیا کمپنی ہیں جن کے پاس 5 لاکھ سے زائد ویور ہیں، تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کریں گے. ہم کوئی ٹائم لمٹ طے نہیں کریں گے، لیکن ان سے ریکویسٹ کریں گے اور ان کو میک شیور کریں گے کہ ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن کے ذریعے اس پر عمل کرائیں کہ وہ پاکستان میں اپنے آفس بھی قائم کریں، تاکہ اس طرح کا ویکیپیڈیا جیسے مسئلہ آیا ہے یا پہلے اگر ٹک ٹاکر کے مسئلہ آئے ہیں، جب ان کا نمائندہ موجود ہوگا تو ہم ان کے ساتھ انوالو کریں گے، ڈسکشن کریں گے، قائل کریں گے اور ان کی بات سنیں گے اور اس کو مسائل کا حل نکالیں گے. نہیں، یہ آپ نے اہم ایک بات کہی ہے اسامہ خلجی صاحب، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی یہ بڑے جائنٹس ہیں، گوگل، ویکیپیڈیا، جتنے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے اندر قیام نہیں کرنا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ میرے خیال سے جو سوشل میڈیا رولز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اکنامک یا ٹیکس یا پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو کانٹینٹ کی وجہ سے جو ہے یہ قانون کو بلا رہا ہے کہ آ کے آپ دفتر کھولیں. میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ آپ یہ ریکوائرمنٹ ڈالیں لوکل آفس کی، لیکن وہ آپ ٹیکس پرپسز کے لیے ڈالیں، آپ پیسوں کے لیے اکنامک ریزنز کے لیے ڈالیں. لیکن جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں، دفتر کھولیں تاکہ ہم آپ کے پاس سینسرشپ ریکویسٹ بھیج سکیں، اور اگر آپ نہ اسے کمپلائی کریں تو پھر ہم نے دیکھا ہے انڈیا میں کیا ہوا ہے ٹویٹر کے ساتھ. انہوں نے کمپلائی کیا، بی جے پی کے اسپوکس پرسن کی ٹویٹ ہٹائی تو پولیس نے جو ہے دلی میں ٹویٹر کے دفتر پہ ریڈ کر دیا. تو کمپنیز نے اس طرح کی چیزیں بھی بھگتی ہیں. تو میرے خیال سے ہم حکومت ان کو انسینٹیوائز کرے، انسینٹیوز دے کہ آئیں، آپ کی مارکیٹ ایکسیس ہے، اس دیگر چیزیں ان کے لیے بلائیں. ضرور وہ پھر ہم بھی سمجھتے ہیں ان کو آنا چاہیے، ٹیکس دینا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. لیکن سوشل میڈیا رولز میں اس چیز کی کوئی مینشن نہیں ہے. وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں تاکہ آپ کمپلائنس کریں ہمارے ساتھ. تو جس طرح منسٹر صاحب نے کہا ہے، وہ تو آلریڈی آ کے آپ سے مل رہے ہیں، ہر ہفتے آ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں. آپ اگر ان کی ٹرانسپیرنسی رپورٹ دیکھیں تو فیس بک کی 60 to 70% کمپلائنس ہے پاکستانی حکومت کے ریکویسٹ کے ساتھ. گوگل کی بھی بہت زیادہ کمپلائنس ہے. تو وہ
तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रायोरिटी थोड़ी बदलनी चाहिए। अच्छा मुबारज़, ये जो आईटी का सेक्टर है इसके अंदर हमें बताया जाता है कि जी $20 बिलियन 2025 तक जो है ये मार्केट इधर तक पहुंच सकती है। तो मुझे ये बताइए, जिस तरह उसामा भी कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे आएँ, अपने दफातर बनाएं, टैक्सेस पे करें तो हमारी इकॉनमी को बूम मिल सकता है, मगर क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा रूल्स हैं उसके बावजूद वो यहाँ पे आना उनके लिए आसान होगा? नहीं, बिल्कुल उसामा की मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये मौजूदा रूल्स बहुत मुश्किल कर देते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को फ्रॉम अ कंप्लायंस पर्सपेक्टिव। उनके जो अपने रिस्क होता है उनके एम्प्लॉयज़ का जो यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं उस हवाले से वो उनको नहीं पाकिस्तान में ऑफिस खोल पाते। आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा जूम आउट करके एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी, वो ये है कि जितने भी हमारे लिए तो यहाँ से बहुत सारे पैसे बनाते हैं, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जितना उनका टोटल रेवेन्यू होता है उसमें पाकिस्तान इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। पाकिस्तान में लोग बहुत होंगे लेकिन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं है। वो हमें इग्नोर करके आगे भी चल सकते हैं। एक हमें बात जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि पाकिस्तान में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, डिजिटल बिजनेसेस हैं, फ्रीलांसर्स हैं, हमें उनकी ज्यादा जरूरत है बनिस्बत उनको हमारी। तो हमें इस बात को थोड़ा समझना भी पड़ेगा, अपनी बार्गेनिंग पावर को भी थोड़ा देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उनको सिर्फ टैक्स ना करें, आप उनसे इंसेंटिव्स लें कि पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं भले उनको फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट्स दें फॉर ग्लोबल मार्केट्स, आप उनको हमें डिफरेंट तरीके के एक्सेसेस दें इन ग्लोबल मार्केट्स। इनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि टैक्स एक वाहिद तरीका है कि हम इनसे एक म्यूचुअल पार्टनरशिप बनाए जिसमें हम दोनों फायदा उठा सकें। तो बहुत तरीके हैं आप कह रहे हैं जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अमीनुल हक साहब, आपकी जानिब देखिए, वो ये कह रहे हैं कि आप फोकस इस पे ना रखें कि जो आपके रूल्स हैं उसके ऊपर वो आके उतरें, इसलिए चूँकि हमारे रूल्स हैं, आप तो बेहतर ही हमसे जानते हैं, आपकी पार्टी तो खुद भुगत चुकी है कि बैन करना, पाबंदियाँ लगाना ये हमारे मुल्कों के अंदर ज़्यादा आसानी से किया जाता है, मगर जो नई दुनिया है, जो नई सोच है, जो नौजवान नस्ल है, वो इसको नहीं मानते। और ये जो नई नौजवान नस्ल की जो नया मीडियम है, ये सोशल मीडिया है। तो फिर आप बताइए कि आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? एक तरफ से आपको इकोनॉमिक बूम नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ से आपको वो आपके पुराने पाबंदियों वाले रूल्स नज़र आ रहे हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आप यू आर 100% करेक्ट कि मिनिस्टर ऑफ आईटी एक टाइट रोप के ऊपर चल रही है। एक तरफ हमें जो कि मैं खुद भी हूँ, हमारी पॉलिटिकल पार्टी पे एक मॉडरेट और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी तरफ हमारे दूसरे लोग भी नज़र आते हैं। हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि पाबंदी न होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हम दो चीज़ों पे या दो तीन चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नंबर वन, रियासत मुखालिफ मवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न्यूडिटी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तरीके से मैं समझता हूँ पाकिस्तान ये जो तमाम जो मगर मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कम से कम फेसबुक वगैरह उनकी अपनी एक मैकेनिज्म होता है जिसको वो फिल्टर आउट कर देते हैं। और जिस तरह वो बता रहे हैं कि 70% कंप्लायंस तो फेसबुक की ऑलरेडी आपके साथ है, तो वो ये कहते हैं कि जो आपका अपना परसेप्शन है कि जी क्या हुब्बुल वतनी क्या नहीं है, वो हर मुल्क में मुख्तलिफ होता है। उनके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा है, हमारे में कम है। ऐसा ही है ना अमीन साहब? बिल्कुल ये रीजन है। और जैसे मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव और ऑर्थोडॉक्स हर जगह पे मौजूद होते हैं। हाँ। हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि जब ये कंपनियां फिजिकली तौर पे यहाँ मौजूद होंगी, उनके नुमाइंदे मौजूद होंगे, तो उनके साथ डायलॉग एंड डिस्कशन किया जा सकता है। जो मुबारक ने बात की और सामा ने बात की कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कंटेंट पे बात करें, सेंसरशिप पे बात करें। अगर किसी जगह पर रियासत मुखालिफ मवाद मौजूद होगा तो हम उस पर निशानदेही कर रहे होंगे। अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के ट्रेडिशन और कस्टम के खिलाफ होगा हम उसकी निशानदेही करेंगे। मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम सबको एकजा होना पड़ेगा, एक साथ होकर एक सोच के साथ। मगर शायद फिर वो आपके मगर वो शायद फिर आके इधर यहाँ पे अपने दफातर ना खोलें, क्योंकि अगर आपका जो विजन है वो उनका विजन नहीं है, तो फिर आई मीन यू आर टर्निंग अवे फ्रॉम अ मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब भी हमने इनसे डिस्कशन की है, अभी पिछले दिनों मैं बैरून मुल्क दौरे पे था, तो मेरा ख्याल है फेसबुक की पूरी टीम ने मुझसे मुलाकात की थी। गूगल वालों ने यहाँ पे कराची के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। टिकटॉक बहुत करीब है पाकिस्तान में ऑफिस खोलने के लिए। तो ये चीज़ें, ये लोग तो आने के लिए तैयार हैं। हम इनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं और इनको इस बात को बावर करा रहे हैं कि पाबंदी नहीं, बल्कि जिसे कहते हैं बातचीत और बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना।
तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको अर्ज कर दूं कि ऐसा नहीं है कि फेसबुक 60-70% का प्राइस करता, बहुत कम तादाद उनकी है, मेरा ख्याल है 20% से भी कम है। इसी तरीके से अगर आप ट्विटर को देखेंगे तो 5-8% से ज़्यादा उनके कंप्लाइंस नहीं है। तो टिकटॉक सवाई जो जिसके मैंने कहा कि कंप्लाइंस बहुत अच्छी है, तो जो कंप्लाइंस अच्छी है तो मेरा ख्याल हम उन्हें फैसिलिटेट भी करेंगे, आगे की तरफ भी लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुबारिज़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उसामा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये जो मरला है कम अज़ कम ये तय हो गया और ये ख़बर हमें मिल चुकी है कि विकिपीडिया के ऊपर जो बैन है उसको लिफ्ट कर दिया जाएगा, मगर अभी भी एक $multi-billion इंडस्ट्री जो है इट इज़ स्टेयरिंग अस इन द फेस। और क्या जो पाकिस्तान है वो अब एक तरीके से लचक दिखा के उनको यहाँ पे लाने में कामयाब होगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी हुकूमत के लिए और इससे हमारी इकॉनमी को मज़ीद बूम मिलेगा। नाजरीन, इधर एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम बात करेंगे जनरल मुशर्रफ के बारे में। वेलकम बैक नाजरीन। आज ही जनरल मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान लाई गई और आज ही पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया गया, मगर प्रेस रिलीज़ में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करते हुए ये कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को गैर मामूली प्रोटोकॉल फराहम करना और इनकी मैयत की वापसी के लिए खसूसी त्यारा भेजना कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाना है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को फ़ौजी बगावत के ज़रिए आइन तोड़ा और 3 नवंबर 2007 को आईने पाकिस्तान को मुअत्तल किया। आर्टिकल 6 के तहत बगावत के मुकदमे में उन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई और खसूसी अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया। इसीलिए एक सज़ा याफ्ता इंसान को प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने परवेज़ मुशर्रफ के गद्दारी के मुकदमे में अपील दायर की थी जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। परवेज़ मुशर्रफ केस में गद्दारी का फ़ैसला सुनाने पर पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ को खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मज़ीद कहा कि फ़ौज का इदारा हमें बहुत प्यारा है, पर इस इदारे को आइन के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, कुछ ही अरसा पहले मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से एक इंटरव्यू किया और उनसे मैंने पूछा अकबर बुख्ती जो बलोच लीडर थे उनके कत्ल के बारे में, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने अपने दोनों जो मुट्ठी थे वो ऊपर होके कहा था, ऊपर करके कहा था कि ही विल नॉट नो व्हाट हैज़ हिट हिम, ये उन्होंने कहा था। उसके ऊपर क्या कहा जनरल मुशर्रफ ने, आइए आपको दिखाते हैं। Do you regret what happened with Akbar Bukhti? Well, no, one regrets any loss of life, but it was justified, the military operation? Absolutely, 500% justified. What do you mean? There is a person who's firing 500 rockets on Sui. There is a person who's occupied the hill features and firing rockets and weapons, bullets on the frontier core. They are blowing up the gas pipeline, the electric pylon, the railway line. What do you mean? Obviously. But General Sahab, you have been in politics. I'm sure you must have realized the kind of repercussions that this killing had on Balochistan. It is mainly cooked up. नाजरीन, जो आग जनरल मुशर्रफ ने लगाई थी वो आज भी बलूचिस्तान के अंदर जल रही है, आज भी वहाँ पे इंसर्जेंसी है, मगर आज चूँकि उनकी मैयत लाई गई है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।